प्यारे बच्चों, आशा है आप अच्छी तरह से होंगे और एनएएस सर्वे की आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। साप्ताहिक टेस्ट आपके गणित के सभी अच्छे जा रहे होंगे। आज हम अभ्यास प्रश्न बैंक भाग 4 प्रश्न 61 से 80 तक हल देखेंगे। तो आप देखिए प्रश्न नंबर 61। प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? जब इस तरह का प्रश्न आए तो वास्तव में ये प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य जिनका भी निकालना होता है, जो भी हमें मान या आंकड़े दिए हैं उन सबको जोड़ करके हम उनकी जितनी संख्या होती है उसका भाग दे देते हैं। तो यहां प्रथम 10 पहले हम सम संख्याएं लिखेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये 10 लिख करके इनको जोड़ेंगे और 10 का भाग दे देंगे तो हमें प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य मिल जाएगा। जोड़ने पर आपको मिलेगा 110 और भाग में रहेगा 10। 110 में 0 0 काट दीजिए तो बचेगा 11 और इसका उत्तर आएगा 11। प्रश्न नंबर 63। एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार आपको दिए गए हैं, 38, 42, 35 इत्यादि। प्रश्न है कि इस आंकड़ों का परास बताना है आपको और माध्यक बताना है। सबसे पहले हम परास देखें तो परास क्या है? तो जो भी आपको मान दिए गए हैं इसमें सबसे बड़ा मान आप देखिएगा कि 38, 42, 35 से लेकर के जो 47 तक मान दिए हैं इनमें सबसे बड़ा मान क्या है? तो आप ध्यान से देखिएगा कि इनमें जो सबसे बड़ा मान आपको मिलेगा वह होगा 50 और सबसे छोटा मान आपको मिलेगा 32। तो सबसे बड़े मान में से सबसे छोटे मान को हम घटा देंगे तो परास आ जाएगा हमारा 50 ऋण 32। तो परास के लिए हमने क्या किया? सबसे बड़े मान में से सबसे छोटे मान को घटा दिया तो आ गया 18। तो हमारा परास तो होगा 18। अब माध्यक कैसे निकालते हैं? तो आपने इसके पहले भी माध्यक का प्रश्न देखा जिसको हम मध्यिका भी कहते हैं। माध्यक या मध्यिका निकालने से पहले जो ये हमें आंकड़े या मान दिए गए हैं इनको आरोही क्रम में रखना है और सबसे पहले हम इसमें सबसे छोटा मान देखें तो हमें मिला 32। 32 में पेंसिल से घेरा लगा लीजिए, 32 लिख दीजिए। फिर अगला होगा 35, 35 में पेंसिल से घेरा लगा दीजिए, 35 लिख दीजिए। ऐसा लिखते जाइएगा और पेंसिल से प्रश्न में घेरा जरूर लगाइएगा। ऐसा करने पर कोई भी अंक नहीं छूटेगा। अब इस तरह से आप इनको आरोही क्रम में लिख लीजिए और इसका सूत्र आपने पिछले प्रश्न में देखा। इनको हम सबको गिन लेंगे जिसे हम n के रूप में मानेंगे और सूत्र हम आपको पिछले उसमें बता चुके हैं। सम और विषम का अलग अलग होता है तो जब आप इनको गिनोगे तो ये 15 आएंगे। 15 विषम है तो विषम में माध्यक का सूत्र होता है माध्यक बराबर n धन 1/2 में पद का मान। n का मान 15 रखेंगे, 15 धन 1/2 16/2 यानी 8वें पद का मान। अब यहां से हम शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वें पद स्थान पर आया, 8वें स्थान पर 40 और हमारा माध्यक होगा 40। तो उत्तर आएगा परास 18 माध्यक 40। क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इनको विस्तृत रूप में हम आपको न समझा के संक्षिप्त रूप में करा रहे हैं। साथ ही आपको जब टेस्ट पेपर या मेन पेपर आए तो आपको और जल्दी हल करना है क्योंकि हमें तो सीधे उत्तर चाहिए और किस विधि से हमें उत्तर मिल रहा है जिसमें हमें जल्दी से मिले उसमें। तो आप ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपको पेपर दिया जाए हल करने शिक्षक के द्वारा आपके, तो आप तो ऐसा आरोही क्रम में रखिए और बाएं हाथ से पहली उंगली रखिए 32 पर और दूसरी रखिए
दाहिने हाथ की अंतिम अंक पर 50 पर। फिर बाएं अंक की उंगली को आगे बढ़ाइए तो 35 पे जाएगी, यहाँ बढ़ाओगे तो 47 पर, फिर यहाँ 36 पर, फिर 45। ऐसा करते जाइए तो आपके बाएं हाथ की उंगली आ जाएगी 38 पे और दाएं की आएगी 42 में और 40 आपको बीच में मिल जाएगा। तो जब विषम होंगे तो 1 मिलेगा और जब सम होंगे तो हमने आपको पिछले प्रश्न में बताया कि 2 बीच में मिलेंगे और जब 2 बीच में मिलें तो उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दीजिए। तो इस तरह से भी आप इसको बहुत जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें हम प्रश्न नंबर 64। इसमें दिया गया है कि 10 लड़कियों की ऊंचाई हमको सेंटीमीटर में दी गई है और ऊंचाई है 135, 150 इत्यादि, और इसका हमें निकालना है माध्य। तो माध्य निकालने में अभी हमने आपको बताया कि क्या करना है, जो भी मान या आंकड़े दिए हैं इन सबको जोड़िएगा और जितने वो हैं उसका भाग कर दीजिए। जैसे इनको गिनोगे तो ये 10 हैं तो हम सबको जोड़ेंगे, 10 का भाग करेंगे। आप अलग से जोड़ लीजिए, जोड़ मिलेगा 1414। 1414 में 10 का भाग दीजिए। 10 या 100 का भाग देने का आपको नियम मालूम है कि 10 में एक शून्य होता है, तो हम दाहिनी ओर से जो अंश है उसमें दाहिनी ओर से एक अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे। अगर 100 होता तो 2 अंक के बाद, इसी प्रकार 1000 होता तो 3 अंक के बाद। तो 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए तो 141.4। अगला प्रश्न हम देखें 65। इसमें एक दंड आलेख बना है और इसमें आपसे कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए दंड आलेख में किसी क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रथम 10 ओवर में 5 टीमों द्वारा रनों को प्रदर्शित किया गया है। किन्हीं 2 टीमों के बीच अंतर सर्वाधिक है। तो इनमें देखना है किन 2 टीमों के बीच सबसे अधिक अंतर है। तो सीधा सा जब इस तरह का आपसे प्रश्न किया जाए और दंड आरेख रहे तो इसमें देखिए सबसे ऊंचा, तो सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा, तो आप ध्यान से देखिए टीम ए के लिए सबसे बड़ा है और टीम बी के लिए जो है, सी के लिए सबसे छोटा है। इन सब जो ये 5 बने हुए हैं, तो इसलिए स्पष्ट तौर पे टीम ए के जो हम रन लेंगे तो लगभग यहां आपके रन आएंगे 90, और अगर हम टीम सी के लिए देखें तो रन आएंगे 55। यानी इनमें सबसे ज्यादा अंतर होगा। तो आंसर होगा टीम ए और टीम सी। निकालने की जरूरत नहीं है अंतर, सिर्फ आप चित्र को देखकर भी, जैसा भी हमने बताया, आप बता सकते हैं। अगला भी प्रश्न दंड आरेख का है। इसमें जो बने हैं उसमें विवरण ये लिखा है कि संलग्न दंड आलेख में किसी परिवार द्वारा वर्ष 2019 के 5 महीनों में माहवार बिजली की खपत को दर्शाया गया है। वे महीने कौन से हैं जिनमें बिजली की खपत का अंतर 400 यूनिट है। तो ये जो चित्र बना हुआ है इसमें हम पहले हर महीने की यूनिट निकाल लेंगे कितनी खर्च हुई। तो हम देखें जनवरी में और दंड आरेख को देखते हुए देखें तो जनवरी में हुआ 500, फरवरी में हुआ 450। ये सीध देखनी है, आपको मालूम होगा कि इसकी सीध दंड आरेख की और सामने यूनिट में हम देखेंगे 450। इसी तरह मार्च का होगा 600, अप्रैल का होगा 700 और मई का है 850। अब क्योंकि इसमें 400 का अंतर होना चाहिए तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं जैसे ये 2 हैं तो इनमें तो है ही नहीं, इन 2 में भी नहीं है, तो यहाँ पर 850 है और यहाँ 450। फरवरी में 450 और मई में 850। तो निश्चित तौर पर इन दोनों में 400 का अंतर है। किस किस में? फरवरी में और मई में। हमने नीचे घटा भी दिया है आपको, तो घटाया तो 850 में से 450 घटाए तो अंतर कितना आया? 40 यूनिट। तो उत्तर होगा फरवरी व मई। नेक्स्ट प्रश्न 67। ये भी दंड आरेख पर आधारित है। इसमें प्रश्न है कि संलग्न दंड आलेख 5 टीमों द्वारा वर्ष 2020 में खेले गए एक दिवसीय क्रिकेट मैच की संख्या को प्रदर्शित करता है। टीम बी और टीम डी द्वारा खेले गए मैचों का अनुपात क्या होगा?
तो हम पहले देखें टीम बी ने कितने रन बनाए। तो टीम बी की सीध में देखिए तो बने 20, और टीम डी के द्वारा हम देखें तो कितने बने 24। तो 20/24। अब काट दीजिए, 4 पंचे 20, 4 6 24, तो आया 5/6। तो अनुपात होगा 5:6। नेक्स्ट प्रश्न 68 प्रश्न, यह भी दंड आरेख पर आधारित है। इसमें कहा जा रहा है कि किसी शाला के विद्यार्थियों की संख्या को कक्षावार नीचे दंड आलेख में दर्शाया गया है। किस दंड आलेख हेतु उचित कौन सा है, यानी जो आपको प्रश्न दिए गए हैं उनमें से कौन सा उचित है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सभी कक्षाओं के जो विद्यार्थियों की संख्या है उनको हम दंड आलेख के द्वारा देखेंगे, और फिर ये जो 4 ऑब्जेक्टिव हैं इनमें हम देखते जाएंगे कि कौन सी बात सही है और उसके अनुसार हम अपने उत्तर को सिलेक्ट करेंगे। C1 का मतलब कक्षा 1। अब 1 में कितने विद्यार्थी हैं, आप दंड आलेख को देख के खुद भी लिखिएगा, 50। C2 यानी कक्षा 2 में 40, कक्षा 3 में 65, कक्षा 4 में 60 और कक्षा 5 में 65। ये हमने दंड आलेख देख करके और बच्चों की विद्यार्थियों की संख्या हमने लिख ली। पहला प्रश्न है कक्षा 3 में विद्यार्थियों की संख्या 60 है। अब C3 में देखिए कितनी है, 65, तो यह गलत है। कक्षा 2 के विद्यार्थियों की संख्या और कक्षा 3 के विद्यार्थियों की संख्या में से 15 अधिक है। तो अब 2 में देखें हम कितनी है, 40, और 3 में कितनी है, 65, तो 15 का अंतर नहीं है। स्पष्ट तौर पे कितने का अंतर है, 25 का, तो ये भी गलत है। फिर तीसरे में है कि कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कुल 280 है। तो आप इन सबको जोड़ लीजिएगा, जोड़ने पे 280 आपको मिला। अब 280 मिला मतलब यह है तीसरा C नंबर वाला सही है। कक्षा 1 से 5 तक कुल विद्यार्थियों की संख्या 280 है। इस तरह से प्रश्न 69, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A, B, C, D। तो हम इनके युग्मों को देखेंगे, यदि अंश और हर कट रहे हैं तो काटेंगे और देखेंगे, यदि समान है तो हम उसे नहीं लेंगे, और जो समान नहीं है वह हमारा उत्तर होगा। पहला A है 1/3 और 3/9। 3/9 कटेंगे, बराबर में आएगा 1/3, यह समान है। ऋण 3/5 B नंबर पर, और 12/20 कटने पर आएगा ऋण 3/5, यह भी समान है। C ऋण 5/9 और ऋण 20/36, ये भी कट गए, तो बचे बराबर में ऋण 5/9, यह भी समान है। D ऋण 5/9 और 12/27, काटने पर मिला हमें ऋण 4/9। तो देखिए ध्यान से, यह समान नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर D वाला सही है, ऋण 5/9 और 12/27। प्रश्न नंबर 70 है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं A और B के लिए कौन सा कथन असत्य है। A धन B सदैव एक परिमेय संख्या होगी। इसमें समृत नियम हम देख रहे हैं। तो समृत नियम परिमेय संख्याओं में योग, व्यकलन, गुणा के लिए लागू होता है, परंतु भाग के लिए नहीं होता। अध्याय 1 का हमने पूरे अध्याय का वीडियो भी बनाया है, उसे भी आप देख लीजिए, उसमें आपको सूत्र परिभाषाएं बहुत अच्छे से स्पष्ट समझ में आ जाएंगी। तो योग में होता है व्यकलन A ऋण B सदैव एक परिमेय संख्या होती है, तो ये भी सही है। C A गुणित B सदैव एक परिमेय संख्या होती है, तो गुणा में भी हमें मालूम है, तो यह भी सही है। A भागित B सदैव एक परिमेय संख्या होती है, तो यह भाग में सही नहीं है समृत नियम, इसलिए A भागित B यह परिमेय संख्या है, यह असत्य है। इसमें हमने नीचे लिख दिया है, चूंकि परिमेय संख्याएं भाग के समृत नहीं होती। साथ ही हमने एक टेबल बनाई थी अध्याय 1 में, उस टेबल को भी हमने आपको
भेजा है, तो इसमें आप देखिएगा समृत में आपको दिया है कि योग में हाँ, व्याकलन में हाँ और गुणा में हाँ, परंतु भाग में नहीं। क्रम नियम देखिए आप, योग में हाँ, व्याकलन में नहीं, गुणा में हाँ और भाग में नहीं। साहचर्य नियम, योग में हाँ, व्याकलन में नहीं, गुणा में हाँ और भाग में नहीं। अब हम देखेंगे प्रश्न 71। प्रश्न 71 में दिया गया है 3/7 धन कोष्ठक में 3/14 गुणे 3/21। इसका हमको मान निकालना है कि क्या होगा। तो हम हल देखें, 3/7 धन कोष्ठक में 3/14 गुणे 8/21। अब कट गए 3×7=21। अब यहाँ पर हम देखें 2 से काट दीजिए, 2×7=14, 2×4=8, काट लीजिएगा। तो यहाँ बचा 3/7 धन 4/49। अब आगे हल करें तो लघुत्तम आएगा 49, अंश में आएगा 3×7 धन 4×1। कैसे आता है ये आप पहले भी अच्छे से समझ चुके हैं। 21 धन 4/49 बराबर 25/49। तो उत्तर आएगा 25/49। कुछ जो हमें प्रश्न आपको आगे के प्रश्न क्रमांक में मिल रहे हैं, यह प्रश्न पीछे भी प्रश्न क्रमांक में दिए गए हैं। तो जो पिछले प्रश्न क्रमांक में वीडियो दिए गए हैं उनकी सहायता से भी आप समझिएगा, ताकि हम आपको आगे जल्दी जल्दी प्रश्नों को समझा सकें। नीचे दी गई संख्या रेखा में किसका परिमाण अधिकतम होगा। एक संख्या रेखा बनी है, बीच में 0 लिखा है, बाईं ओर A और दाईं ओर B, यानी A ऋणात्मक और B धनात्मक। अब इसमें पहला दिया है A B धन A ज्यादा है, B ऋण A ज्यादा है, या B गुणित A या B/A। तो हम इसको एक उदाहरण के तौर पे मान लें कि 0 के बाद हम जहां B लिखा वहां धन के 5 ले लें और जहां A लिखा है वहां ऋण के 5, और इसकी सहायता से हम देखें कि कौन सा सही है। A, जहां हमें B धन A लिखा है तो हम B लेंगे 5 धन A का मान लेंगे ऋण 5 और हल करेंगे तो हमें बराबर में मिलेगा। ये बराबर का चिन्ह है, नीचे यहाँ थोड़ा सा लाइन में नहीं दिख रहा। तो 5 ऋण 5 बराबर 0, यानी B धन A का मान हमको 0 मिला। अब देखें B ऋण A, तो 5 ऋण कोष्ठक में ऋण 5 बराबर 5 धन 5 बराबर 10। B इंटू A, 5 गुणे ऋण 5 बराबर ऋण 25। अब B/A, तो 5/ऋण 5 कट गए तो ऋण 1। तो आप ध्यान से देखिए, A में हमें 0 मिला, B में 10, C में ऋण 25 और D में ऋण 1। तो ये ऋणात्मक हैं और ये 0 है, इसका मतलब 10 सबसे अधिक है। मतलब B वाला जो हमारा है, B ऋण A वाला वस्तुनिष्ठ सही है। अगला प्रश्न देखें, 73 प्रश्न। निम्नलिखित में से किस संख्या को ऋण 5/4 में जोड़ने पर ऋण 1 प्राप्त होता है। ऐसा प्रश्न भी आपने प्रश्न में देखा था। तो हम ऋण 1 में से ऋण 5/4 को घटा देंगे। तो ऋण 1 ऋण कोष्ठक में ऋण 5/4 हल करेंगे, ऋण 1 धन 5/4 और हल करेंगे, लघुत्तम 4, अंश में आएगा ऋण 4 धन 5, तो आया 1/4। तो उत्तर आएगा 1/4। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल ऋण 20/9 है। यदि उनमें से एक संख्या 4 है तो दूसरी क्या होगी। मान लीजिए कि दूसरी संख्या है x का गुणा आप 4 में कर दीजिए और बराबर में लिख दीजिए ऋण 20/9। अब गुणा में 4 है तो पक्षांतर में भाग में चला जाएगा। हल करने पर तो x बराबर ऋण 20/9 गुणे 4, काट दीजिए, 4×5 20, तो आया ऋण 5/9। जब आप वार्षिक परीक्षा या आपको जब साप्ताहिक टेस्ट दिया जाए तो ये सब सीधे सीधे आप जो भी मान आपको मानना है x के रूप में मान के, और सीधे आप यहां से सवाल को हल करिएगा। ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने पर आपको समय बहुत बचत हो जाएगी और सवाल जल्दी हो जाएगा। परंतु जब आप नोट्स बनाएं तो पूरे लिख लें ताकि आपको हमेशा याद रहे। प्रश्न 75, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या के मानक रूप में नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जो ABCD दिए गए हैं इनको लिख लीजिएगा और आपस में अंश हर काटिए। जिसका नहीं कटता
वह मानक रूप में कहलाएगा, यानी उसका कोई सार्वभाज्य नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए आप, इसमें ऋण 9/28 आपस में नहीं कटते, 1/2 भी नहीं कटते, परंतु जो सी है 26/78 ये आपस में अंश हर कट रहे हैं और आ रहा है 6/13, यानी अंश और हर आपस में विभाजित हो रहे हैं, इसलिए वास्तव में यह मानक रूप में नहीं है। यदि इसका हम मानक रूप निकालेंगे तो आएगा 6/13, इसलिए यह सी उत्तर 26/78 इसका सही उत्तर है। प्रश्न 76 दी गई संख्या रेखा पर ए का मान निकालिए। अब हमने इसमें जो संख्या रेखा है तो इसमें कहीं बटे में 14 लिखा है, कहीं 7 लिखा है, लेकिन आपने पिछले वीडियो में देखा कि आपने संख्या रेखा को बराबर भागों में बांटा था। इसके अलावा आप हमारे अध्याय 1 परिमेय संख्या वाले वीडियो को देखिए, उसमें हमने संख्या रेखा को बहुत अच्छे से समझाया है। तो हम यहाँ पर 1/14 से लेके 5/14 तक एक पूरे भाग को हम 5 भागों में विभाजित करें, तो हम इसको पढ़ेंगे 1/14, इसको पढ़ेंगे 2/14, सी आएगा, ए आएगा 3/14 और आगे आएगा 4/14 और फिर 5/14। अब आप कहेंगे यहाँ तो 14 लिखा ही नहीं है, कैसे? देखिए 1/14 जो कहते हो, अब हम 2/14 लिखेंगे और काटेंगे तो आएगा 1/7। तो निश्चित तौर पर ए पर क्या आएगा? 3/14। अब आप कहेंगे यहाँ 2/7, तो वास्तव में ये है 4/14, कटेंगे तो आएगा 2/7 और ये हो गया 5/14। अगर हम आगे लेते बिंदु तो यहाँ आता 6/14, फिर आगे लेते तो आता 7/14। इस तरह से हम इसमें आगे 14 भाग बराबर बना सकते हैं। अब देखें 2/3 और 3/5 के बीच स्थित परिमेय संख्या क्या है। अब बीच की परिमेय संख्या जब भी निकालना हो, जो भी परिमेय संख्याएं दी इनको जोड़िए और 2 का भाग कर दीजिए। 2/3 और 3/5 के बीच परिमेय संख्या क्या होगी? तो बराबर 1/2। ये हमेशा सूत्र के रूप में लिखा जाएगा, ऐसा पिछले प्रश्न में भी हमने जिक्र किया है। अब इन दोनों को हम कोष्टक में लिख लें, 2/3 धन 3/5। अब इसको हम सामान्य लघुत्तम विधि से हल कर लें, लघुत्तम 15 आएगा, अंश आपको मालूम है 2 × 5 धन 3 × 3, तो हमारे पास आया 1/2 × 10 धन 9/15। हल करने पे मिला 1/2 × 19/15। अब ये कटते नहीं है किसी तरह से, तो आएगा 19/30। तो हमारा उत्तर आएगा 19/30। ये ध्यान रखें कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालते समय हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न इसी पर आधारित है, 77 पर। यहां दिया है कि परिमेय संख्या x धन y/2 में क्या सही है। 4 ऑप्शन दिए थे, तो इसका सही उत्तर है x और y के बीच की संख्या। उसमें ऑप्शन दिया है कि x बड़ा है, दूसरी बार दिया है y बड़ा है, तीसरी बार दिया है x और y बराबर हैं, के बीच की संख्या है ये। तो ये गलत है, ये इनके बीच की संख्या। कैसे? x और y दो संख्या लें और बीच की संख्या निकालेंगे तो 1/2 कोष्टक में x धन y, और हल करने पे हम इसे x। प्रश्न 79 दी गई परिमेय संख्या में ऋण 2 से बड़ी परिमेय संख्या होगी। a ऋण 7/3, बी ऋण 11/5, सी ऋण 1/5 और डी ऋण 19/7। जब इस तरह का प्रश्न आए तो हम इनको हल कर लें। ए ऋण 7/3 जब हल करेंगे तो बराबर में आएगा ऋण 2.3। बी ऋण 11/5 को हल करेंगे तो बराबर में आएगा ऋण 2.2। ऋण 1/5 बराबर ऋण 0.2। डी ऋण 19/7 बराबर ऋण 2.7। तो आप ध्यान से देखिए, ए, बी और डी, इनमें सभी में ऋण का मान जो आ रहा है 2 से बड़ा आ रहा है, यानी ये सभी छोटी होंगी। और सी में ऋण 0.2 आ रहा है, निश्चित तौर पर यह है ऋण 2 से बड़ी संख्या होगी। तो हमारा उत्तर आएगा ऋण 1/5। सी इसका सही उत्तर होगा। 80 प्रश्न है 3/4 और 7/4 के बीच परिमेय संख्या। वास्तव में ऐसा प्रश्न पिछले अभी इसी में अपन ने प्रश्न देखा, तो उसमें भिन्न रूप में था और इसमें दशमलव रूप में। तो
3/4 और 7/4 के बीच संख्या देखेंगे तो बराबर 1/2 वही सूत्र वाला गुणे 3/4 धन 7/4 हल करेंगे 1/2 गुणे 3 धन 7/4 बराबर 1/2 गुणे 10/4 काट देंगे 2 पंचे 10 5/4। अब इस 5/4 को आप भाग करके अलग से निकाल लीजिए तो आएगा 1.25। ये थे हमारे प्रश्न 61 से लेकर के 80 तक। आप सब अच्छे से वीडियो समझिए और अपनी कक्षा में जाकर के अपने कक्षा शिक्षक से यदि कोई स्टेप ना समझ में आया हो तो उसे पूछेगा। हमारे सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करिए ताकि वह घर से प्रश्नों को तैयार करके जाएं और अपनी कक्षा में अपने कक्षा शिक्षक को सभी प्रश्नों के हल जल्दी जल्दी बताएं। थैंक यू।